नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपसे लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 9 सामाजिक विज्ञान चैप्टर 5 आधुनिक विश्व में चरवाहे पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, स्पष्ट कीजिए कि घुमंतू समुदायों को बार बार एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना पड़ता है। इस निरंतर आवागमन से पर्यावरण को क्या लाभ है। उत्तर, घुमंतू समुदाय या खाना बंदोबस्त वे लोग हैं जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते अपितु अपनी आजीविका के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। हम जानते हैं कि उनका जीवन मुख्यतः उनके पशुओं पर आधारित है, क्योंकि पूरे वर्ष किसी क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में पानी और चारा उपलब्ध नहीं हो सकता था। इसलिए अपने पशुओं के लिए पानी और चारा खोजने के लिए उन्हें अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। जब तक एक स्थान पर चारागाह उपलब्ध रहती तब तक वह उस स्थान पर रहते, उसके बाद वह नए क्षेत्र में चले जाते। उसका निरंतर आवागमन निम्नलिखित कारणों से लाभदायक है। क यह चारागाहों को पुनः हरा भरा होने और उनके अति आचरण से बनाने में सहायता करता है, क्योंकि चारागाहों अतिचारण एक लंबे समय के कारण बंजर नहीं बनती। ख यह निम्नलिखित क्षेत्रों की चारागाहों से प्रभावशाली प्रयोग में सहायता करता है। ग यह खाना बंदोबस्त कबीलों को बहुत से काम जैसे कि खेती, व्यापार एवं पशुपालन करने का अवसर प्रदान करता है। घ उनके पशु मृदा को खाद्य उपलब्ध कराने में सहायता करते हैं। प्रश्न नंबर 2, इस बारे में चर्चा कीजिए कि औपनिवेशिक सरकार ने निम्नलिखित कानून क्यों बनाए। यह भी बताइए कि इन कानूनों से चरवाहों के जीवन पर क्या असर पड़ा। नंबर 1, प्रतिभूमि नियमावली, वन अधिनियम, अपराधी जनजाति अधिनियम, चराई कर। उत्तर, प्रतिभूमि नियमावली। अंग्रेज सरकार चारागाहों की खेती की जमीन को अनुपदन मानती थी। यदि यह भूमि जुताई योग्य कृषि भूमि में बदल दी जाए तो खेती का क्षेत्रफल बढ़ने से सरकार की आय में और बढ़ोतरी हो सकती थी। इसके साथ ही इससे जूट, पटसन, कपास, गेहूं और अन्य खेतीहर चीज़ों के उत्पादन में भी वृद्धि हो जाती, जिनकी इंग्लैंड में बहुत अधिक ज़रूरत रहती थी। सभी चारागाहों को अंग्रेज सरकार प्रतिभूमि मानती थी, क्योंकि उनसे उन्हें कोई लगान नहीं मिलता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 19वीं शताब्दी के मध्य से देश के विभिन्न भागों में प्रतिभूमि विकास के लिए नियम बनाए जाने लगे। इस नियम की सहायता से सरकार गैर खेतिहर जमीन को अपने अधिकार में लेकर कुछ विशेष लोगों को सौंपने लगी। इन लोगों को विभिन्न प्रकार की छूट प्रदान की गई और ऐसी भूमि पर खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिनमें से कुछ लोगों को इस नई जमीन पर बसे गांव का मुखिया बना दिया गया। इस तरह कब्जे में ली गई ज़्यादातर जमीन चारागाहों की थी, जिनका चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल किया करते थे। इस तरह खेती के फैलाव से चारागाह सिमटने लगे, जिनसे चरवाहों के जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। वन अधिनियम। 19वीं सदी के मध्य तक अलग अलग प्रांतों में विभिन्न वन अधिनियम बनाए गए, जिनके अनुसार जंगलों को 2 श्रेणियों में बांट दिया गया। क आरक्षित वन। कुछ जंगल जो वाणिज्यिक रूप से कीमती लकड़ी जैसे कि देवदार एवं साल के पेड़ पैदा करते थे, उन्हें आरक्षित घोषित कर दिया गया था। चरवाहों का इन जंगलों में प्रवेश वर्जित था। ख संरक्षित वन। इन वनों में चारागाहों को कुछ पारंपरिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन उनकी आवाजाही पर फिर भी बहुत से प्रतिबंध लगे हुए थे। चरवाहों को सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। सरकार ने इन नियमों को निम्नलिखित इसलिए लागू किया क्योंकि यह
करती थी कि इनके पशु वन की जमीन पर मौजूद छोटे पौधे को कुचल देते हैं और कोपलों को खा जाते हैं। अब चारागाहों के लिए अपने पशुओं को वन क्षेत्र में चराना बहुत कठिन हो गया। उनके पशुओं के लिए पर्याप्त चारा खोजना भी कठिन हो गया था। जंगलों में प्रवेश करने से पहले उन्हें सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी और अगर वे समय सीमा का उल्लंघन करते थे तो उन पर जुर्माना लगा दिया जाता था। अपराधी जनजाति अधिनियम। अंग्रेज सरकार खाना बंदोबस्त लोगों को संदेह की दृष्टि से देखती थी और उनके घूमड़पन से कारण उनका अनादर करती थी। वह गांव-गांव जाकर बेचने वाले कारीगरों व व्यापारियों और अपने रेवड़ के लिए हर साल नए-नए चारागाहों की तलाश में रहने वाले हर मौसम में अपनी रिहाइश बदल देने वाले चारागाहों पर यकीन नहीं कर पाते थे। इसलिए औपनिवेशिक सत्ता खाना बंदोबस्त कबीलों को अपराधी मानती थी। 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया। इस कानून ने दस्तकारों, व्यापारियों और चरवाहों के बहुत सारे समुदायों को अपराधी समुदायों की सूची में रख दिया। वैध परमिट के बिना ऐसे समुदायों को उनके अधिसूचित गांवों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। ग्राम्य पुलिस उन पर निरंतर नजर रखती थी। इस अधिनियम ने उन्हें कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया। इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप खाना बंदोबस्त समुदाय को उनके अधिसूचित गांवों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी और उन्हें कुछ खास अधिसूचित गांवों बस्तियों में बस जाने का आदेश दिया गया था। यह अधिनियम इन खाना बंदोबस्त समुदायों की घुमंतू क्रियाओं पर बहुत घातक प्रहार था। चराई कर। अंग्रेज सरकार ने 19वीं सदी के मध्य में चराई कर की शुरुआत की। ऐसा इनका राजस्व बढ़ाने के लिए किया गया था। भूमि, नदी के जल, नमक, व्यापार के सामान और यहाँ तक कि पशुओं पर भी कर लगा दिया गया था। किसी चराई क्षेत्र में घुसने से पहले किसी भी चरवाहे को अपना पास दिखाना पड़ता था और प्रत्येक पशु के लिए कर अदा करना पड़ता था। उसके पशुओं की संख्या और उसके द्वारा अदा किया गया कर उसके पास पर अंकित कर दिया जाता था। 1850 से 1880 के दशकों के बीच कर एकत्र करने के अधिकारी की ठेकेदारों ने बोली लगा दी गई। ये ठेकेदार चरवाहों से अधिक कर वसूलने की कोशिश करते थे। 1880 तक सरकार चरवाहों से सीधे कर वसूलने लगे। अपनी आय बढ़ाने के लिए औपनिवेशिक सरकार ने पशुओं पर भी कर लगा दिए। परिणाम स्वरूप चरवाहों को चारागाहों में चरने वाले प्रत्येक जानवर के प्रति कर देना पड़ता था। चरवाहों को उच्च दरों पर कर देने के कारण भी बहुत नुकसान होता था, जो कि ठेकेदार अपने निजी लाभ के लिए उनसे वसूल करते थे। यह उनके लिए बहुत अधिक नुकसानदायक सिद्ध हुई। प्रश्न नंबर 3, मसाई समुदाय के चारागाह उनसे क्यों छीन गए, कारण बताइए। उत्तर, अफ्रीका में औपनिवेशिक शासन स्थापित हो जाने के कारण मसाई समुदाय के चारागाह उनसे छीन गए। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तथा बंदियों ने उनकी चरवाही एवं व्यापारिक दोनों ही गतिविधियों को बुरी तरह प्रभावित किया। मासाई समुदाय के अधिकतर चारागाह उस समय छीन गए जब यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों ने अफ्रीका को 1885 के विभिन्न उपनिवेशों में बांट दिया। श्वेतों के लिए बस्तियां बनाने के लिए मासाई लोगों की सर्वश्रेष्ठ चारागाहों को छीन लिया गया और मसाई लोगों को दक्षिण केन्या एवं उत्तर तंजानिया के छोटे से क्षेत्र में ढकेल दिया गया। उन्होंने अपनी चारागाहों का लगभग 60% भाग खो दिया। औपनिवेशिक सरकार ने उनके आवागमन पर विभिन्न बंदिशें
लगाना प्रारंभ कर दिया। चरवाहों को भी विशेष आरक्षित स्थानों में रहने के लिए बाध्य किया गया। विशेष परमिट के बिना उन्हें इन सीमाओं से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि मसाई लोगों को एक निश्चित क्षेत्र में सीमित कर दिया गया था। इसलिए वे सर्वश्रेष्ठ चारागाहों से कट गए और एक ऐसी अर्ध शुष्क पट्टी में रहने पर मजबूर कर दिया गया जहां सूखे की आशंका हमेशा बनी रहती थी। 19वीं सदी के अंत में पूर्व अफ्रीका में औपनिवेशिक सरकार ने स्थानीय किसान समुदाय को अपनी खेती की भूमि बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके परिणाम स्वरूप मसाई लोगों की चारागाहों खेती की जमीन में तब्दील हो गए। मसाई लोगों के रेवड़ चराने के विशाल क्षेत्रों को शिकारगाह बना दिया गया। उदाहरण कीनिया के मसाई मारा व संबूरू नेशनल पार्क और तंजानिया के सेरेनगेटी पार्क। इन आरक्षित जंगलों में चरवाहों का आना मना था। वे इन इलाकों में न तो शिकार कर सकते थे और न अपने जानवरों को ही चरा सकते थे। 14,760 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला सेरेनगेटी नेशनल पार्क में भी मसाइयों के चारागाहों पर कब्जा करके बनाया गया था। प्रश्न नंबर 4, आधुनिक विश्व ने भारत और पूर्वी अफ्रीका चरवाहा समुदायों के जीवन में जिन परिवर्तनों को जन्म दिया उनमें कई समानताएं थीं। ऐसे दो परिवर्तनों के बारे में लिखिए जो भारतीय चरवाहों और मसाई गडरियों दोनों के बीच समान रूप से मौजूद थे। उत्तर, क्योंकि भारत और पूर्वी अफ्रीका दोनों ही यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतों के अधीन थे, इसलिए इनके शोषण का तरीका भी एक जैसा ही था। क, भारत और पूर्वी अफ्रीका के चरवाहा समुदाय खानाबंदोश थे और इसलिए उन पर शासन करने वाली औपनिवेशिक शक्तियां उन्हें अत्यधिक संदेह की दृष्टि से देखती थी। यह उनके और अधिक पतन का कारण बना। ख, दोनों स्थानों पर चरवाहा समुदाय अपनी अपनी चारागाहों कृषि भूमि को तरजीह दिए जाने के कारण खो बैठे। भारत में चारागाहों को खेती की जमीन में तब्दील करने के लिए उन्हें कुछ चुनिंदा लोगों को दिया गया। जो जमीन इस प्रकार छीनी गई थी वे अधिकतम चरवाहों की चारागाहें थी। ऐसे बदलाव चारागाहों के पतन एवं चरवाहों के लिए बहुत सी समस्याओं का कारण बन गई। इसी प्रकार अफ्रीका में भी मसाई लोगों की चारागाहें श्वेत बस्ती बसाने वाले लोगों द्वारा उनसे छीन ली गई और उन्हें खेती की जमीन बढ़ाने के लिए स्थानीय किसान समुदायों को हस्ताक्षरित कर दिया गया। ग, भारत और अफ्रीका दोनों में ही जंगलों को यूरोपीय शासकों द्वारा आरक्षित कर दिए गए और चरवाहों को इन जंगलों में प्रवेश निषेध कर दिया गया। यह आरक्षित जंगल इन दोनों देशों में अधिकतम उन क्षेत्रों में थे जो पारंपरिक रूप से खानाबंदोश चारागाहों की चारागाह थे। इस प्रकार दोनों ही मामलों में औपनिवेशिक शासकों ने खेतीबाड़ी को प्रोत्साहन दिया, जो अंततः चरवाहों की चारागाहों के पतन का कारण बनी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।